हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल नर्सरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग हरियाणा जुडिशरी के लिए अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट से डील कर रहे हैं। हमने अभी तक 4 लेक्चर ले लिए हैं, जिसमें कि हमने सेक्शन 15 तक कवर कर लिया है। आज का लेक्चर हमारा लास्ट रहेगा और उसी के साथ ये एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सेक्शन 16 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 16, पावर टू समन एंड इन्फोर्स अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस। विटनेस को समन करना और उनके अटेंडेंस को कैसे हम प्रोक्योर कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। एन ऑथोरिटी एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस एक्ट शैल हैव द सेम पावर्स of summoning and enforcing the attendance of witness and compelling the production of evidence। विटनेस को बुलाना प्लस साथ में एविडेंस को प्रोडक्शन करने के लिए भी बाध्य करना, कंपेल करना, उसके बारे में इसकी जो पावर रहेगी, जो अथॉरिटी यहाँ पे उस पावर से इन्वेस्टेड है, उनकी पावर सेम टू सेम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जैसी रहेगी, सीपीसी जैसी रहेगी। ओके। सेक्शन 17 कॉस्ट की बात करता है, खर्चे की। द कंपनसेशन एंड कॉस्ट ऑफ एन इंसिडेंट टू ऑल द प्रोसीडिंग बिफोर द कंट्रोलर, अपेलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी। तीनों अथॉरिटी की बात करी गई है, कंट्रोलर, अपेलेट अथॉरिटी एंड रिविजनल अथॉरिटी। इन तीनों के सामने कंपनसेशन की जो बात रहेगी या फिर कॉस्ट की जो बात रहेगी वो कैसे डील होगी, वो होगी शाल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कंट्रोलर, अपेलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी एज द केस में भी। ये इनके डिस्क्रिशन पे डिपेंड रहेगी। अगर इनको लगता है कि देना है तो देंगे, नहीं लगता है तो ही नहीं दे सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सच अथॉरिटी शाल डिटरमाइन बाय whom और out of which property and to what extent such costs are to be paid and give all necessary directions for the purpose। अब अगर इनके डिस्क्रिशन पे इन्होंने उसको बोला है कि आपको कॉस्ट देनी है, तो फिर साथ ही साथ ये डिटरमाइन भी करेंगे कि किसके थ्रू, कौन सी पार्टी, विच पार्टी इसको बियर करेगी, और अगर प्रॉपर्टी की बात है कुछ तो कौन सी प्रॉपर्टी से इसको दिया जाएगा, एंड लास्टली किस एक्सटेंट तक कॉस्ट दी जाएगी। ओके, ये तीनों चीजें भी ये लोग साथ ही साथ डायरेक्ट करेंगे। The fact that the controller, the appellate authority or the revisional authority has no jurisdiction to try proceeding shall be no bar to the exercise of such power। अगर उनके पास में jurisdiction नहीं है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का, ट्राई करने का, तो भी वो कोस्ट दे सकते हैं। कोस्ट देने के लिए उनको रोका नहीं गया है। shall be no bar to the exercise of such powers। ठीक है, आगे, when the controller, the appellate authority or the revisional authority directs that any cost shall not follow the event, the controller, appellate authority or the revisional authority shall state its reasons in writing। कब करेगा? रीजंस देने पड़ेंगे उनको एक स्पेशल सर्कमस्टेंस में। वो सर्कमस्टेंस क्या होगी? वो ये होगी कि उन्होंने कॉस्ट नहीं दी है, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। तो डायरेक्ट डेट एनी कॉस्ट शाल नॉट फॉलो द इवेंट, अगर ये चीज उनने बोली गई है कि कॉस्ट फॉलो नहीं करेगी, तो कंट्रोलर, अपेलेट अथॉरिटी और रिविजनल अथॉरिटी शाल स्टेट इट्स रीजंस इन राइटिंग। राइटिंग में उनको रीजंस देने पड़ेंगे। सेक्शन 18 एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स। जो भी ऑर्डर दिए गए हैं उनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो एवरी ऑर्डर मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शाल बी एग्जीक्यूटेड बाय द सिविल कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन इन द एरिया एज इफ इट वर अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ डेट कोर्ट। जो भी उस एरिया की सिविल कोर्ट रहेगी, जो वहाँ पे जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करेगी, वो ही उसका ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन करेगी। और एग्जीक्यूशन किस मैनर में होगा? जैसे कि उस सिविल कोर्ट का वो एक डिक्री हो या ऑर्डर हो, सिविल कोर्ट की डिक्री हो या ऑर्डर हो, सेम मैनर में उसी तरह से वो कंट्रोलर का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी। तो ये पावर जो दे रखी है एग्जीक्यूशन की, याद रखिएगा सिविल कोर्ट के पास में है। एक्सप्लेनेशन 1 ईयर्स रेंट
of the building or rented land preceding the date of the order which is sought to be executed shall be jurisdictional value for the purpose of determining the forum of appeal. अब अपीलेट ऑथोरिटी या अपील जहां पे होगी वो उसकी जुरिस्डिक्शन कैसे डिटरमाइन करा जाएगा, तो उसकी जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो इस तरह से डिटरमाइन करी जाएगी कि जो बिल्डिंग है उसका डेट ऑफ ऑर्डर के पहले, जो 1 साल पहले, इस डेट के 1 साल पहले जो भी रेंट बनता है उसके बेसिस पे उसकी जुरिस्डिक्शनल वैल्यू डिटरमाइन करी जाएगी, मतलब पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिटरमाइन करी जाएगी। कौन सी अथॉरिटी की? अपीलेट अथॉरिटी की। आगे, इंस्टीट्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन वेयर देयर आर मोर देन वन कंट्रोलर, एक से ज्यादा कंट्रोलर हैं एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पे, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द कंट्रोलर हु इज ऑथराइज्ड बाय द अपीलेट अथॉरिटी ऑफ द एरिया कंसर्न टू एंटरटेन सच एप्लीकेशन। उस कंट्रोलर के पास में अपील फाइल करी जाएगी जिसको अपीलेट अथॉरिटी ने पावर्स दिया गया है। सच कंट्रोलर शैल ईदर कीप द एप्लीकेशन ऑन हिज फाइल or make over the same to some other controller at the same place for disposal। और वो जो empowered controller है वो क्या करेगा, या तो वो एप्लीकेशन खुद अपनी फाइल पे रखेगा, खुद ही डिस्पोज ऑफ करेगा, या फिर किसी और को ट्रांसफर कर देगा जो कि सेम प्लेस पे कोई और कंट्रोलर है तो। ओके, पावर टू ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स। ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी? द हाई कोर्ट, ये ऑथोरिटी, हाई कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट और अदरवाइज, ये ऑथोरिटी याद रखिएगा, हाई कोर्ट, ये किस हिसाब से करेगी, या तो इसके सामने कोई एप्लीकेशन लाए हो या फिर अदरवाइज, अदरवाइज मतलब सुओ मोटो भी हो सकता है, ऑन मोशन। ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर एनी अपीलेट ऑथोरिटी, अपीलेट ऑथोरिटी के सामने अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा टू अनदर अपीलेट ऑथोरिटी, एक अपीलेट ऑथोरिटी से दूसरे अपीलेट ऑथोरिटी को ट्रांसफर कर सकता है हाई कोर्ट। एंड द अपीलेट ऑथोरिटी टू हुम द प्रोसीडिंग आर सो ट्रांसफर्ड में सब्जेक्ट टू स्पेशल डायरेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ द प्रोसीडिंग, और जिस अपीलेट ऑथोरिटी को ट्रांसफर करा गया है वो उसको डिस्पोज ऑफ करेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट सबसेक्शन 2 जो बोलता है वो बात करता है अपीलेट ऑथोरिटी के बारे में। एन अपीलेट ऑथोरिटी में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट और अदरवाइज, एप्लीकेशन उसके सामने लगाई गई है या फिर ऑन मोशन, क्या करेगा, बाय ऑर्डर ट्रांसफर एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर एनी कंट्रोलर टू अनदर कंट्रोलर। जैसे ऊपर हमने देखा था हाई कोर्ट क्या कर रहा था, एक अपीलेट ऑथोरिटी से दूसरे अपीलेट ऑथोरिटी को ट्रांसफर कर रहा था। यहाँ पे सेक्शन 2 में एक अपीलेट अथॉरिटी के सामने अगर एप्लीकेशन लाई गई है या वो खुद के मोशन पे क्या करेगा, एक कंट्रोलर के सामने अगर कोई केस पेंडिंग है तो उससे केस लेके दूसरे कंट्रोलर को केस दे देगा डिस्पोज ऑफ करने के लिए विद इन इस जुरिस्डिक्शन। लेकिन ये जो दोनों कंट्रोलर हैं ये अपीलेट अथॉरिटी के जुरिस्डिक्शन में आना चाहिए। जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर कोई कंट्रोलर है तो उसको नहीं ट्रांसफर कर सकता। ठीक। एंड द कंट्रोलर टू हुम द प्रोसीडिंग आर सो ट्रांसफर्ड में सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन इन द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ प्रोसीडिंग। हो गया ये भी। सेक्शन 20A, ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड फाइलिंग ऑफ अपील एंड रिवीजन अगेंस्ट ऑर्डर्स ऑफ सबऑर्डिनेट एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस। इसको देखते हैं। Notwithstanding anything contained in any other provisions of this act, पहला पॉइंट ए, all proceeding pending before सब डिविजनल ऑफिसर्स, मतलब कोई एसडीओ के सामने केस चल रहा है तो अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द कंट्रोलर, कंट्रोलर की पावर एक्सरसाइज कर रहा है वो तो, shall stand transfer to the subordinate judges from the date of their appointment। ये ट्रांसफर हो जाएंगी एसडीओ से, किनको, ये सारी चीजें जो प्रोसीडिंग्स है ये ट्रांसफर हो जाएंगी एसडीओ से किनको, सब ऑर्डिनेट जजेस को। सब ऑर्डिनेट जजेस में कौन आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सब ऑर्डिनेट जजेस को ट्रांसफर हो जाएगी कौन सी तारीख से, जिस तारीख से ये लोग अपॉइंट होंगे। ठीक है। बी क्लोज क्या बोलता है, एन अपील
अब ये वाला प्रोसीडिंग की बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, एन अपील फ्रॉम द सब डिविजनल ऑफिसर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर। अगर एसडीओ अपीलेट अथॉरिटी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जो कि कंट्रोलर का भी परफॉर्म कर रहा था, ओके, एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एसडीओ, नहीं, एसडीओ एज अ कंट्रोलर परफॉर्म कर रहा था फंक्शन, तो जब वो परफॉर्म कर रहा था वो फंक्शन, उससे जो अपील जा रही थी किसी को, वो कहाँ जाएगी अब से कहाँ जाएगी वो, है ना, ये उसकी बात कर रहा है। तो अगर उसकी कोई अपील हुई है तो वो अब जाएगी shall lie to the district judge conferred with the powers of appellate authority and a revision from the order of such appellate authority shall lie to high court। तो उस समय जो भी एसडीओ की जो भी अपीलेट अथॉरिटी हो रही थी, अब उस अपीलेट अथॉरिटी से नहीं जाते हुए वो सीधे ट्रांसफर होंगी डिस्ट्रिक्ट जज को इन केस ऑफ अपील, और अगर रिवीजन वाली बात है तो वो ट्रांसफर हो जाएंगी हाई कोर्ट को। वो कब होगी, जब अपीलेट अथॉरिटी का कोई डिसीजन आएगा उसके डिसीजन के रिवीजन के लिए, ठीक है। लास्टली, एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, वापस से ये भी अपील करता है, एनी अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर, कंट्रोल का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, हैज बीन फाइल्ड विद द डिप्टी कमिश्नर। जब वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था तब उसकी सारी अपील कहाँ जा रही थी, डिप्टी कमिश्नर को जा रही थी। कन्फर्ड विद द पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, एज अपीलेट अथॉरिटी वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था डिप्टी कमिश्नर। और इफ एनी रिवीजन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर, और इसके ऑर्डर का रिवीजन कहाँ जा रहा था, ऑर्डर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर कन्फर्ड द पावर्स ऑफ अपीलेट अथॉरिटी हैज बीन फाइल्ड विद द फाइनेंशियल कमिश्नर। रिवीजन का पावर था फाइनेंशियल कमिश्नर के पास में। तो ये सारी चीजें अब कहाँ जाएंगी, ना तो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगी ना ही फाइनेंशियल कमिश्नर के पास जाएंगी, एसडीओ से डायरेक्टली कहाँ जाएंगी, अपीलेट केस में डिस्ट्रिक्ट जज के पास में, और रिवीजन केस में हाई कोर्ट के पास में, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। सेक्शन 21, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट टू फर्निश पर्टिकुलर्स। एवरी लैंडलॉर्ड एंड एवरी टेनेंट ऑफ अ बिल्डिंग, दोनों को बाइंड करता है, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट of a building or rental land shall be bound to furnish to the controller or any person authorized, controller या फिर कोई उसके द्वारा authorized करा गया इंसान, by him in dead behalf such particulars in respect of building or rental as may be prescribed। जो भी particulars अगर कंट्रोलर मांग रहा है या उसके द्वारा कोई इंसान ऑथोराइज्ड करा गया है, अगर वो डिमांड कर रहा है तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट बाउंड रहेंगे वो फर्निश करने के लिए। सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट है, पेनल्टीज। इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 8 क्या बोलता है, इंक्रीज्ड रेंट के बारे में बात करता है। इंक्रीज्ड रेंट कब, टैक्स और सेस के उसमें केस में, ठीक है। और ये कब बात करता है, जब वो ऑथोराइज्ड नहीं है इंक्रीज करने के लिए, उस मैनर में नहीं है, तब ये पहला पार्ट। सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 क्या बोलता है, कट ऑफ और विथ हेड एम्यूनिटीज की बात कर रहा था, विदाउट जस्ट एंड सफिशिएंट कॉज। सेक्शन 11 क्या बोल रहा था, कन्वर्शन की बात कर रहा था, रेसिडेंशियल टू नॉन रेसिडेंशियल विदाउट द कंसेंट सैंक्शन ऑफ कंट्रोलर। और उसके बाद में आ गया आपका सेक्शन 21। सेक्शन 21 हमने ऊपर अभी देखा, अगर कोई पर्टिकुलर्स फर्निश नहीं करे गए हैं, तो अगर ये सारी चीज़ों का कंट्रावेंशन हुआ है तो ही शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, फाइन जो कि 1000 रुपये तक हो सकती है। सेकेंडली, इफ एनी पर्सन कॉन्ट्रावेन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्लोज ए ऑफ सेक्शन 6, ही शैल बी पनिशेबल विथ imprisonment for a term which may extend to 2 years or
विथ फाइन और विथ बोथ, दोनों के द्वारा कर सकता है, फाइन अकेला दे सकता है या इम्प्रिजनमेंट अकेला दे सकता है, जो कि 2 साल तक हो सकती है। कौन से केस में? अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ है 6A में। 6A क्या बोल रहा है? क्लेम और रिसीव वाला प्रोविजन एक्सेस में करा गया है। अगर 1 महीने से ज्यादा एडवांस ले लिया है तो भी, है ना, प्रीमियम ले ली है, पगड़ी ले ली है, उसके बारे में बात करता है। No court shall take cognizance of an offense under this section except a complaint in writing of facts which constitute such offense filed with the sanction of the controller or a report in writing of such fact made by the controller। 2 तरीके से cognizance लेगी कोर्ट। किस तरह से? पहला, कोई कंप्लेंट फाइल करेगा विथ सैंक्शन ऑफ कंट्रोलर, कोई भी इंसान, और दूसरा रिपोर्ट अगर कंट्रोलर ने दी है तो, अ रिपोर्ट इन राइटिंग ऑफ सच फैक्ट्स मेड बाय द कंट्रोलर। ये 2 ग्राउंड्स। चलिए सेक्शन 22 भी हो गया। सेक्शन 23 देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन में बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। स्टेट गवर्नमेंट याद रखना है। सेक्शन 24 लास्ट सेक्शन रिपील एंड सेविंग्स की बात करता है। कौन कौन सी चीजें रिपील है? रिपील की बात करता है। द ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1949 इज हियर बाय रिपील्ड। ये रिपील्ड माना जाएगा, लेकिन प्रोविजो बोलता है डेट सच रिपील शाल नॉट अफेक्ट एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग और ऑर्डर पास्ड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच शाल बी कंटिन्यूड एंड डिस्पोज्ड ऑफ और इन्फोर्स्ड एज इफ द सेड एक्ट हैड नॉट बीन रिपील्ड। लेकिन अगर कोई भी प्रोसीडिंग उसके रिपील होने से और इस एक्ट के पास होने से पहले चल रही थी या पेंडिंग थी और वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो ये माना जाएगा कि वो एक्ट रिपील नहीं हुआ है और उसी तरह से वो चलती रहेंगी। ओके, तो वो इसी तरह से चलती रहेंगी, ठीक है ना। आगे, नोट विथ स्टैंडिंग सच रिपील एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द एक्ट सो रिपील्ड इंक्लूडिंग एनी रूल नोटिफिकेशन और ऑर्डर मेड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट। अगर कोई ऐसी एक्शन लिया गया है या कुछ ऐसा काम करा गया है जो उस नए वाले एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है, नए वाले एक्ट के प्रोविजन से, तो इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन और टेकन अंडर द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो ये माना जाएगा कि इस जो नया एक्ट आया है इस एक्ट के प्रोविजन से, प्रोविजंस के थ्रू ही वो प्रोसीडिंग्स करी गई हैं, उन्हीं प्रोविजंस के अंडर ये एक्शन लिया गया है। ओके, एज इफ दिस एक्ट वर इन फोर्स एट द टाइम such thing was done or action was taken and shall continue to be in force unless and until superseded by anything done or any action taken under this act। जब तक कि उसको inconsistent किसी अलग प्रोविजन से नहीं बनाया जाता। ओके, कोई भी प्रोसीडिंग ऐसी रही है जो चल रही थी उस समय और इनकंसिस्टेंट नहीं है इस प्रोविजन से नए एक्ट के, तो वो चलती रहेंगी। और अगर कोई एक्शन लिया है और वो भी इनकंसिस्टेंट नहीं था तो यही माना जाएगा कि नए एक्ट के प्रोविजंस के अनुरूप ही उसको करा गया है और वो चलते रहेगा जब तक कि उसको सुपरसीड नहीं करा जाता। चलिए, बस इतना ही था हमारा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट। आज हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नए एक्ट के साथ में आएंगे, नई सीरीज के साथ में, और आप इसको रिवाइज करते रहिए। चलिए, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।